नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस में। आज आप और हम लोग थायराइड ग्लैंड्स पर चर्चा करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स की सिचुएशन को जानेंगे, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर को जानेंगे, थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन को पढ़ेंगे और थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के अधिक और कम स्रावन से जो रोग होते हैं उन पर मुख्य रूप से चर्चा इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाओ, सभी लोग जल्दी 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 निकालो। चलो चलिए, तो सबसे पहले आप मुख्य रूप से इसकी सिचुएशन को जाने कि इसकी सिचुएशन क्या होती है। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड जो रहती है, ये आप समझें, ये थायराइड ग्लैंड है। ये क्या चीज है? ये पूरा का पूरा ये वाला भाग है जिसको विंड पाइप कहा जाता है। ये आपको पता होगा, वायु नाल कहा जाता है। अर्थात इसके दो भाग होते हैं, लैरिंग्स और दूसरा भाग होता है ट्रैकिया। सभी को पता होगा, श्वसन में आप रेस्पिरेशन में ये पढ़ के आए हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भाग लैरिंग्स होता है, नीचे वाला भाग ट्रैकिया होता है। इस पर ये इस प्रकार से एक ग्लैंड्स पाई जाती है। देखिए, मैंने ये ग्लैंड्स बनाई है, क्लियर बना रहा हूं मैं। बाइलोब्ड ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड क्या कहलाती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहलाती है। अब इसको मैं हटा दूं, कोई मतलब नहीं है। ये वाला भाग, सिचुएशन क्या स्थिति हो गई? विंड पाइप के अगले वाले भाग पर बाइलोब्ड ग्लैंड पाई जाती है, जो लैरिंग्स के दोनों ओर पाई जाती है और एक बैंड के द्वारा जुड़ी रहती है, जिस बैंड को इस्थमस कहा जाता है। तो ये मैंने आपका इस्थमस बना दी। यहां ब्रैकेट में लिख दो, ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। पहली चीज तो ये। अभी मैं लिखकर सब टोटल बताऊंगा। ये फीमेल में मेल की अपेक्षा बड़ी होती है। यह सबसे बड़ी लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड मुख्य रूप से होती है। तो इन सभी बातों को लिखें पहले। देखिए, इट इज लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख दिया 30 से 35 ग्राम है। वजन कितना होता है? 30 से 35 वेट का। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? इट इज ए बाइलोब्ड। कैसी होती है? बाइलोब्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? बाइलोब्ड ग्लैंड है। तो बाइलोब्ड प्रेजेंट कहां होती है? या यही लिख दूं, इट्स प्रेजेंट इट्स प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ लैरिंग्स। यदि भूल जाएं तो आप विंड पाइप, और अभी भी भूल जाएं तो ट्रैकिया लिख के आ जाना। ठीक है बच्चों? क्या लिख के आ जाना? ट्रैकिया लिख के आ जाना। उससे क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। पहली चीज तो ये क्लियर हुआ। बोथ लोब अटैच्ड बाई ए बैंड। देखिए, ये बताया था, ये बैंड अटैच बाई ए बैंड कॉल्ड
इस्थमस, क्या कहा जाता है, इस्थमस बैंड के द्वारा मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इन फीमेल लार्जर देन मेल, यानी मेल से फीमेल में मुख्य रूप से यह बड़ी होती है। पहली चीज, इसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, इसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, जिसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब अगली टॉप से आ जाइए, स्ट्रोमा में क्यूबॉइड सेल्स के ग्रुप यानी समूह, गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें थायराइड, जिन्हें क्या कहा जाता है, थायराइड फॉलिकल, अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कहा जाता है। इनके अलावा सी सेल्स या पैराफॉलिकल सेल्स भी पाई, चलिए ये चीज मैंने लिख दी। तो अब इस चीज को मैं डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए चलिए, ये डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए, क्या आपके लिए एक सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये सेंटर में अटैच है इस्थमस के द्वारा, इसमें एक फ्लूइड भर दूं, केवल बाहर की साइड भरूंगा तो बीच में आपके मैं एक सेल्स बनाऊंगा, इस वजह से नहीं भरूंगा। ये ब्लू कलर का मैंने फ्लूइड भर दिया, जिसको क्या कहा जा रहा है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्यूबॉइड सेल्स के ग्रुप पाए जा रहे हैं, तो बना दूं। ये इन ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, थायराइड फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, थायराइड फॉलिकल। इनके अलावा इसमें कुछ सेल्स के और पाई जाती है, ये मैंने रेड कलर की बनाई है, देखिए, जिनको ये सी सेल्स या पैराफॉलिकल सेल्स कहा जाता है। सी सेल्स या पैराफॉलिकल सेल्स कहा जाता है। इन कीबोर्ड शेप में मुख्य रूप से ये आयोडीन ब्लड वेसल्स में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, ब्लड वेसल्स में आयोडीन। और ये आयोडीन मुख्य रूप से किस में आ जाता है, फॉलिकल सेल्स में। ये देखिए फॉलिकल सेल्स में आ गया, और प्रोटीन बनाता है साथ में,
जिसको थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, तो एक द्रव भरा रहता है इन क्यूबॉइड शेप में, जिसको आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। और ये आयोडोथायरोग्लोबुलिन बनकर प्रोटीन बनकर मुख्य रूप से कहाँ जाती है, सेंटर में डाल दी जाती है। ये लीजिए मैंने डाल दी सेंटर में, ये देखिए इसको क्या कहा गया, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहा गया, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिन अमीनो एसिड को रेड कलर के बनाए जाए, देखो टायरोसिन कहा जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिन्हें टायरोसिन के नाम से जाना जाता है। तो वही चीज मैं मुख्य रूप से लिखने जा रहा हूं। देखिए इन थायराइड फॉलिकल में आयोडीन युक्त कोलॉइडी द्रव भरा रहता, जिसे आयोडोथायरोग्लोबुलिन, देखिए ये भरा हुआ है, इसमें ये सेल्स के अंदर भरा हुआ है। ये लीजिए मैंने भर दिया, ये भर दिया, ठीक है। ये आयोडीन युक्त है, इस वजह से इसको आयोडोथायरोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। अब ये थायरोग्लोबुलिन सेंटर वाले भाग में छोड़ दी गई, ये देखिए थायरोग्लोबुलिन बनाकर सेंटर या केंद्र में छोड़ दी जाती है, जिसमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसे टायरोसिन कहते हैं। चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या बताया मैंने स्थिति बताई सीधे सीधे विंड पाइप के दोनों ओर मुख्य रूप से पाई जाती है, अर्थात यह बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, या सीधे सीधे कहा जाए लैरिंग्स के अगले वाले भाग पर, मतलब वाइंड पाइप के या ट्रैकिया के अगले भाग पर जो लैरिंग्स पाया जाता है उसके दोनों ओर पट्टी के रूप में पाई जाती है, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, अर्थात बाइलोब्ड होती है। इनके दोनों लोब मुख्य रूप से एक बैंड के द्वारा, एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो मैंने रेड कलर की बनाई, जिसको इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस्थमस कहा जाता है। वैसे ये जो इस्थमस है वो यहाँ नहीं, ये सेंटर में इस प्रकार से नहीं होते हैं, ये इस प्रकार से होते ये, तो इसको ये ऐसे यहां बोल दो, बैंड पाए जाते हैं। क्लियर। तो वही चीज मैंने लिखा, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फीमेल में मेल की अपेक्षा यह बड़ी होती है, फीमेल में मेल की अपेक्षा बड़ी होती है। इसके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू, ये जो लेयर पाई जा रही है, लेयर आवरण जो काय का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो वही लिखा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू का, देखिए बना हुआ है, कहीं ना कहीं निश्चित लिखा होगा। इसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का की लेयर पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। इस लेयर के अंदर भरे हुए द्रव को, क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में कुछ कोशिकाओं, क्यूबॉइड कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिनको थायराइड फॉलिकल कहते हैं।
थायराइड फॉलिकल के अलावा सी शेप के कुछ मैंने सेल्स बनाए हैं जिन्हें सी सेल्स या पैरा फॉलिकल सेल्स के नाम से जाना जाता है। इन थायराइड फॉलिकल सेल्स में मुख्य रूप से आयोडीन युक्त एक पदार्थ कॉलॉइड पदार्थ भरा रहता है जिसको आयोडीन युक्त कॉलॉइड द्रव भरा रहता है जिसको आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है और ये ग्लोबुलिन को मुख्य रूप से केंद्र भाग में छोड़ दिया जाता है। ये देखिए केंद्र वाले भाग में छोड़ दिया गया, तो यहाँ जिसको मुख्य रूप से छोड़ दिया जाता है जिसमें एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसको टायरोसिन कहा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बच्चों और बता रहा हूं, यह एक ऐसी ग्लैंड है, सिर्फ यही एक ऐसी ग्लैंड है जो अपने बहुत सीक्रेशन को स्टोर करने का कार्य करती है। यानी कि लगभग ये कहा जाए थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक सीक्रेशन स्रावित हो जो लगभग 100 दिन का हो, मतलब 100 दिन के सीक्रेशन को ये स्टोर करने का कार्य करती है। लिख लीजिए, ये ग्लैंड 100 डेज के सीक्रेशन को स्टोर्ड करती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा, ये जो थायराइड फॉलिकल है सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा और इसके सेंटर की चर्चा करूंगा। उससे पहले आप क्या ले लें, एक मुख्य रूप से सुंदर सा फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए। लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा, मैं खड़ा नहीं रहूंगा, तो फोटो ले लीजिए या आप लोग मेरे जो यूट्यूबर साथी हैं, बाईटी वाले साथी हैं, वह मुख्य रूप से क्या कर ले, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा लूंगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, तो अब मैं सिर्फ इस वाले भाग को बनाने जा रहा हूं। देखिए, कीबोर्ड से बना रहा हूं सेल, चलिए ये बना दिया कीबोर्ड। ये क्या बने हुए, इनको थायराइड फॉलिकल कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान होगा। ये देखिए ब्लड वेसल्स बनाई थी, ये ब्लड वेसल्स, इसमें आयोडीन पाया जा रहा है। ये आयोडीन कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं। तो यहां मैंने ये आयोडीन युक्त एक द्रव भरा रहता है जिसको आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये लीजिए, ठीक है, यह ग्लोबुलिन को बनाकर सेंटर में छोड़ देती है। यह ग्लोबुलिन को बनाकर ये सेंटर में छोड़ दिया। इसको क्या कहा जा रहा है, थायरोग्लोबुलिन। इस थायरोग्लोबुलिन में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाया जाता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे टायरोसिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, टायरोसिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, टायरोसिन के नाम से। मुख्य रूप से थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, इस वजह से साफ कर दूं। देखिए यही चीज, ये वाली चीज को लेके मैंने बाहर लेकर आया, टायरोसिन पाया जाता। अब ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन बाहर निकलकर
ये आयोडीन बाहर निकलकर इससे जुड़ती है। ये लीजिए, ऐसे टायरोसिन अमीनो एसिड जिससे एक आयोडीन जुड़ता है, यानी कि एक आयोडीन प्लस एक टायरोसिन जुड़ा, तो इसको क्या कह दिया? मोनोआइडो टायरोसिन कहा। ठीक है, क्योंकि एक टायरोसिन से एक आयोडीन जुड़ा तो उसको क्या कह दिया? मोनोआइडो टायरोसिन कहा। जब दो आयोडीन एक टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? डाई आइडो टायरोसिन, डाई आइडो टायरोसिन कहा जाएगा। क्या कहा गया? डाई आइडो टायरोसिन कहा गया। अब एक मोनो प्लस एक डाई आइडो टायरोसिन, एक मोनोआइडो टायरोसिन और एक डाई आइडो टायरोसिन जुड़ते हैं तो इसके फलस्वरूप T3 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन आ गया। कौन सा हार्मोन आ गया? थायरोसिन हार्मोन आ गया। जब जब दो डाई आइडो टायरोसिन जुड़ते हैं तो T4 हार्मोन बनता है। देख लीजिए कैसे मैंने बताया। इससे एक जुड़ा था, देखिए एक इससे जुड़ा टायरोसिन से तो इसको क्या कह दिया? मोनोआइडो टायरोसिन कहा। जब एक टायरोसिन से दो आयोडीन जोड़ा तो उसको डाई आइडो टायरोसिन कहा गया। इसी प्रकार से जब दो डाई आइडो टायरोसिन आपस में जुड़ते हैं तब उसको क्या कहा गया? तो कौन सा हार्मोन बनाता है? T4 हार्मोन का निर्माण करता है। T3 को ही थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये T3 T4 क्या है? क्लियर तो है, एक मोनोआइडो टायरोसिन और एक डाई आइडो टायरोसिन जुड़ते हैं तो T3। जब दो डाई आइडो टायरोसिन जुड़ते हैं तो T4 हार्मोन का निर्माण होता है। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लें। अब आप कहेंगे इसमें से एक्टिव कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन आपने सुना होगा, थायराइड हार्मोन जो कहा जाता है वो यही मुख्य रूप से कहा जाता है T3 को। T3 जो हार्मोन होता है वह बहुत महत्वपूर्ण एवं एक्टिव हार्मोन है। T3 जो हार्मोन है जो बहुत महत्वपूर्ण एवं एक्टिव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो यही चीज मैं लिख दूं यहां पर। T3 is more active hormone. T3 is more active hormone। ठीक है, पहली चीज इस हार्मोन T3 के सबसे पहले रवे यानी क्रिस्टल केंडाल नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किए थे। तो विशेष ध्यान, एक चीज और ध्यान में रखना, वैज्ञानिक आ चुके हैं कि T3 के रवे जो प्राप्त किए थे, मतलब बनाए थे। क्या? T3 के जो रवे बनाए वो किसने बनाए थे? केंडाल नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से बनाए थे। तो ये आपको
एक फोटो ले लीजिए, देखिए क्या बताया मैंने, सीधे सीधे आयोडीन निकलकर जब टायरोसिन से एक आयोडीन जुड़ा तो उसको मोनो आयोडो, जब दो आयोडीन जुड़ा एक टायरोसिन से डाई आयोडो, जब एक मोनो एक आयोडो जुड़ गया तो ट्राई हो गया। क्या हो गया? ट्राई हो गया। तो इसी को कह दिया T3 या थायरॉक्सिन हार्मोन कहा गया। जब दो आयोडो टायरोसिन आपस में जुड़ते हैं तब उसको T4 हार्मोन का निर्माण होता है। T4 का T3 T4 में से T3 अधिक एक्टिव होता है, अधिक कार्य शक्तिशाली होता है। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से ही हुई। अब ये स्ट्रक्चर हो गई बच्चों, कैसे अपने हार्मोन्स का निर्माण होता है। क्या स्वाभाविक है, विशेष ध्यान रखना, आयोडीन यदि कमी हुई, आयोडीन की कमी हुई तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। वैसे तो ये है कि आज आप और हम लोग मार्केट से जो नमक आता है वो आयोडीन युक्त ही आता है, तो आयोडीन बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तब भी कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाते रहे, जिससे कि मुख्य रूप से गोइटर डिसीज, घेंगा रोग नहीं होता है। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद फंक्शन पर चर्चा करेंगे आप और हम लोग। मैं डाल दूं, मैं डालूं, चलिए अब पूरा मिट लेगा। देखिए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से अब क्या आते हैं, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन कर दो या ग्लैंड बनी रहने दो, वो हार्मोन के तो फंक्शन होते ही है। देखिए, तो क्या लिखा जाए, इट इंक्रीज BMR of the body, it increase BMR of the body। BMR की फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बीएमआर मुख्य रूप से क्या होता है, बच्चे अभी तक यही नहीं समझ पा रहे होंगे। बीएमआर मुख्य रूप से क्या होता है, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन की खपत शरीर के द्वारा कितनी की जा रही है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, बीएमआर कहा जाता है। भाई सीधे सीधे है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, यानी शरीर के द्वारा ऑक्सीजन की कितनी खपत की जा रही है, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जाना जाता है। भाई अधिक एटीपी का यूज होगा तो ऑक्सीजन की खपत अधिक होगी। क्यों? क्योंकि रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, देखिए चलिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, C6H12O6 प्लस 6O2, देखिए आ गया। तो CO2 में कुछ वैसा नहीं लिख रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, वह बताना चाह रहा हूं। यहां ATP लिख दो, 38 ATP बनते हैं रेस्पायरेशन। तो ये जो ATP है, अधिक ATP खर्च होंगे, यानी ATP अधिक खर्च होंगे तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी अधिक होगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी अधिक होगा, और ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक होगा तो BMR रेट भी अधिक होगी। देखिए BMR रेट का मतलब ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक, ऑक्सीजन का कंजप्शन का मतलब श्वसन, वो ATP अधिक बन रहे हैं, अर्थात अधिक ATP खर्च हो रहे हैं। भाई अधिक ATP खर्च होंगे तभी तो अधिक बनेंगे, और बनेंगे मुख्य रूप से ऑक्सीजन के माध्यम से बन रहा है। ये देखिए ऑक्सीजन फूड का क्या कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है, सीधे सीधे रेस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा, तो BMR रेट मुख्य रूप से अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखना। कैसे मुख्य रूप से होता है कि आपको ध्यान होगा, सोडियम पोटेशियम पंप अपने बॉडी में चलती है, बॉडी की सेल्स में। कैसे?
देखिए ये कोई सेल्स है, ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इससे मुख्य रूप से सोडियम आयन 3 बाहर निकल रहे हैं, तो पोटेशियम आयन 2 अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी? एटीपी से, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? एडीपी। एनर्जी खर्च हो गई, एडीपी बन गया। तो स्वाभाविक है कि ये जो कंडीशन है ऑक्सीजन, जब एटीपी अधिक खर्च हो रही है, एटीपी अधिक खर्च हो रही है, तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक होगा। एटीपी स्पेंड अधिक, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक, तो बीएमआर रेट अधिक। ये मुख्य रूप से होता है, ये आप ध्यान में रखिए। किस प्रकार से कंट्रोल होता है ये प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान होगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको टीआरएच कहा जाता है। कहा जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको टीआरएच कहा जाता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचकर एक हार्मोन रिलीज करने के लिए कहता है, जिस हार्मोन को टीएसएच कहा जाता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये टीएसएच मुख्य रूप से थायराइड के लिए हार्मोन रिलीज करें उसके लिए मुख्य रूप से इनिशिएट करता है, यानी कि T3 ये रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? T3 रिलीज करेंगे। तो T3 मुख्य रूप से थायराइड हार्मोन सोडियम पोटेशियम पंप चलाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। जब एटीपी का प्रोडक्शन अधिक होगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक होगा। एटीपी का प्रोडक्शन अधिक होगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक होगा, और जब एटीपी अधिक बनेगी तो हीट निकलेगी। क्या? एटीपी का बनना कैलोरोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। एटीपी का बनना कैलोरोजेनिक इफेक्ट कहलाता है, जबकि हीट का बनना, हीट का निकलना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? थर्मोजेनिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं बना के बता दे। पहले ये चीज तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देखिए बीएमआर फर्स्ट फंक्शन था, इट इंक्रीज बीएमआर ऑफ द बॉडी। बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ऑक्सीजन का कंजप्शन बॉडी में कितना हो रहा है। जब ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक होगा यानी एटीपी अधिक बन रही है। एटीपी अधिक क्यों बन रही है? एटीपी अधिक खर्च हो रही है। एटीपी जब अधिक बनेगी तो बॉडी में हीट होगी। इसका कंट्रोल कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, पहले इसका ले लीजिए। ये क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप के कारण इस प्रकार की घटना हो रही है। तो देखिए जरा ले लीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट मैं बिटाल के द्वारा से एक डायग्राम के द्वारा मैं बताना चाह रहा हूं कैसे नियंत्रण हो रहा है। ये क्या है अपना? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मुख्य रूप से कहा जाता है। ये कहा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने के लिए कहेगा एक हार्मोन जिसको टीएसएच कहा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग। थायराइड स्टिमुलेटिंग कहां पहुंचेगा? सीधे सीधे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड को कौन सा हार्मोन? T3 हार्मोन और T4 हार्मोन को रिलीज करने के लिए बोलेगा। ये हार्मोन जो है वह सोडियम और पोटेशियम पंप को संचालित करते हैं, यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप को बढ़ाते हैं। ये जब सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ेगा तो एटीपी का प्रोडक्शन अधिक होता है। अब एटीपी का प्रोडक्शन का मतलब है सीधे सीधे जिसके फलस्वरूप क्या होगा? जिससे ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक, एटीपी का प्रोडक्शन अधिक, तो
ऑक्सीजन का कंजप्शन अधिक, जिसके फलस्वरूप हीट रिलीज होती है। यही हीट आप और हम लोगों को गर्म सर्दी के दौरान मुख्य रूप से क्या करती है, गर्माहट पैदा करती है, गर्माहट पैदा। देखिए हाइपोथैलेमस टीआरएच, टीआरएच से टीएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड तक आया टीएसएच, टीएसएच, ये इस प्रकार से मुख्य रूप से ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो जिसके कारण देखिए आपकी क्या बढ़ गई, बीएमआर बढ़ गई। यही आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन बीएमआर कहलाती है। तो एक चीज मुख्य रूप से एक फंक्शन ये हुआ, क्लियर। अब इसका ले लीजिए आप फोटो, दूसरे फंक्शन पे आप चर्चा करते हैं। दूसरे फंक्शन पर देखिए, हाँ एक चीज यहां और मैं बताना चाहूंगा, यही लिख दूं कि यहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, यहां दिखाई दे रहा है, यहां जगह नहीं है, यहां पर्याप्त जगह नजर आ रही है क्या, देखिए एटीपी का बनना कैलोरोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। एटीपी का बनना कैलोरोजेनिक इफेक्ट कहलाता है और हीट का थर्मोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। ये कभी कभार नीट में पूछा जा सकता है, इस वजह से मेरा बताना यहां आपके लिए लाजमी था कि पूछ लिया जाए कि क्या कहलाता है। तो आप लिख तो सकते, बता तो सकते कि हाँ सर ने वहां ब्रैकेट में मुख्य रूप से लिखा हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए ले लीजिए, एक फंक्शन ये हुआ। दूसरा फंक्शन मुख्य रूप से देखिए, दूसरा फंक्शन थायराइड ग्लैंड, अरे दूसरी पेन से लिखूं, अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। भाई ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, देखिए एक दूसरा अभी मैं यहां लिखूंगा, ये बहुत ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। देखिए ये ब्लड वेसल्स बना दी और ये मैं क्या बनाने जा रहा हूं, सेल्स है, बॉडी सेल्स। ये क्या है, लिवर। लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो लिपिड पाया जाता है, लिपिड का बनना लाइपोजेनेसिस और टूटना, टूटकर ये ग्लूकोज भी ब्लड में पहुंचता है। इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी लिपिड से ग्लूकोज बनना है, तो नया पदार्थ है, लिपिड बनना चाहिए ग्लाइकोजन से, लेकिन बन किससे रहा है, लिपिड से। आवश्यकता है तो बना ले, को वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है, क्या करनी है, सेल। ये जो थायराइड ग्लैंड्स है ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करती है, सभी प्रकार की वृद्धि को प्रभावित मुख्य रूप से करती है। तो ये अब अपन प्रोटीन से भी बना सकते हैं, प्रोटीन से ही बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रोटीन सेल्स में बनती है और प्रोटीन सेल्स के लिए बहुत आवश्यक होती है वृद्धि के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए मुख्य रूप से प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहां पहुंचेगा सेल्स में और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हुई, एटीपी प्राप्त हुई। और इस एटीपी से आप और हम लोग कार्य कर रहे थे। ये आ गई एटीपी। अब यहां इन सेल्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को प्रोटियोजेनेसिस कहते हैं। प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को
प्रोटियोजेनेसिस कहा जाता है। ये ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक होती, इस वजह से अपने शरीर में प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज को प्राप्त नहीं करते हैं। ये विशेष आप ध्यान में रखना। पहली चीज तो ये मैंने क्या लिखा, थायराइड ग्लैंड अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म में आपको दो टाइप्स के पढ़ाए थे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में टूटना होता है, एनाबॉलिक में बनना होता है। तो देखिए ग्लाइकोजन टूटकर मुख्य रूप से क्या बना, ग्लूकोज बनाया। लिपिड का बनना लाइपोजेनेसिस यानी एनाबॉलिक क्रिया, और ये कैसी है, कैटाबॉलिक क्रिया है। कैसी क्रिया, कैटाबॉलिक क्रिया है। तो यानी टूटना और बनना दोनों ही मेटाबॉलिज्म में आती है, टूटना और बनना दोनों ही मेटाबॉलिज्म में आती है। यहाँ प्रोटीन का निर्माण हो रहा है सेल्स में, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो वही चीज मेरे द्वारा लिखी गई कि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मुख्य रूप से अफेक्ट करते हैं, यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टाइप्स की रिएक्शन को। ये ठीक है, तो ये आप लिख लें। एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूं, थायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन इंपोर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ। ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ से क्या मतलब है, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, ये मतलब है। ठीक है, तो ये चीज भी मुख्य रूप से क्या आता है फंक्शन में। एक फंक्शन में और बता दूं, आरबीसी का मुख्य रूप से इंक्रीज करता है प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। ये मुख्य रूप से इनके क्या होते फंक्शन होते हैं। तो ये है सिंपल सी भाषा है, थायराइड हार्मोन इंपोर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ। ये नहीं है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वही ग्रोथ करती है, वह तो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ करती है, लंबा चौड़ाई मुख्य रूप से बढ़ाती है, लेकिन ये तो फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ, यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो आदमी बौना हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना। मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, और मुख्य रूप से बताया जाता है सेक्सुअली रूप से, यानी कि फीमेल मेल मुख्य रूप से फर्टाइल हो जाते हैं, सॉरी स्ट्राइल हो जाते हैं। फर्टाइल मतलब पैदा करते हैं, स्ट्राइल हो जाते। तो यदि फीमेल के गर्भ में बच्चा जन्म ले रहा है उस समय पाया जाता है, और यदि फीमेल में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये तीनों बौना रह जाएगा, पैदा होने के बाद बौना रह जाएगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, और वह बच्चे पैदा करने योग्य संतान नहीं होगा। ये विषय ध्यान रखना। तो यही अब मैं आपको डिसीज के अंतर्गत बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बताया जा रहा है डिसीज। तो डिसीज यदि आपको ध्यान होगा, कम श्रावण और अधिक श्रावण की डिसीज है, यानी सीधे सीधे क्या कहा जाए, डिसीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन वही हाइपोसीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन, यानी कम श्रावण और अधिक श्रावण से दोनों से बीमारियां होती हैं। कम श्रावण तो समझ सकते हैं,
कम श्रावण तो समझ सकते हैं कि आयोडीन नहीं ली तो मुख्य रूप से थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, लेकिन अधिक श्रावण का क्या तात्पर्य हुआ? अधिक श्रावण में क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है और टीएसएच के जैसे ही रूप ले लेती है और वह मुख्य रूप से थायराइड ग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा हार्मोन स्रावित करने के लिए कहती हैं। ये बंद नहीं कर पाता, T3 जाकर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि बंद करो, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है भैया मैं तो जुड़ा ही नहीं हूं, मेरा हार्मोन नहीं जुड़ा, ये कोई दूसरा बहरूपिया मेरे जैसा आकर जुड़ गया जो मुख्य रूप से बना रहा है। ये विशेष कंडीशन होती है, अभी चलो बता दूंगा मैं। देखिए इसके संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है हाइपोसीक्रेशन से, क्या हाइपोसीक्रेशन से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको देखना है। नंबर 1 मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा में मुख्य रूप से क्या, इसको गुल्स डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुल्स यानी गर्ल्स, गर्ल्स से ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लॉस ऑफ, यानी कमी आ रही है किसी की, क्या आ रही है? कमी आ रही, लॉस ऑफ एमसी यानी मैंचुरेशन साइकिल। अब मैंचुरेशन साइकिल किस में चलती है भैया? फीमेल में। तो गुल्स को ध्यान रखिए, गर्ल्स डिसीज, लॉस ऑफ एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल लॉस हो जाती है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगी तो वह संतान पैदा नहीं कर पाएगी क्योंकि ओवा नहीं बनेगा, जिससे ध्यान रखें। तो ये कंडीशन पहली चीज। दूसरी मुख्य रूप से क्या कंडीशन बताई जाती है? जो स्किन होती है ढीली पड़ जाती है, स्किन ढीली पड़ जाती है। जब स्किन ढीली पड़ेगी तो उसके नीचे, स्किन के नीचे मुख्य रूप से क्या डिपोजिट हो जाता है? म्यूकस और फैट डिपोजिट हो जाता है। क्या? तो क्या स्किन के नीचे म्यूकस एंड फैट जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी डिसीज आती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक क्रेटिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है स्टूपिड यानी बेवकूफ। ये बीमारी कैसे होती है? जब फीमेल, ध्यान से सुन लें, जब फीमेल के गर्भ में बच्चा पैदा डेवलप हो रहा है यानी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूटेरस में, उस दौरान उस फीमेल में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए। बच्चे को थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से मिलता है? मां से मिल रहा है, क्योंकि अभी उसकी थायराइड ग्लैंड इतनी डेवलप होकर तो थायरॉक्सिन हार्मोन बना नहीं रहा है। जब बच्चे को थायरॉक्सिन हार्मोन मां से प्राप्त नहीं होगा तो वह बच्चा मुख्य रूप से बौना हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा और सेक्स ऑर्गन सही ढंग से डेवलप नहीं होंगे। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? क्रेटिनिज्म कहा जाता है। अर्थात यह बीमारी बच्चों में होती है और यह बीमारी मिक्सोडीमा वयस्क में होती है, ये भी कह देते हैं। ठीक है, तो पहली ये बीमारी क्रेटिनिज्म है यानी बच्चे बेवकूफ पैदा हो जाते। ये विशेष चीज मुख्य रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, यानी आईक्यू लेवल लेस, लिख दो, आईक्यू लेवल लेस यानी मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, सेक्सुअली सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। क्या डेवलप नहीं? लिख लीजिए आप, सेक्स ऑर्गन मुख्य रूप से डेवलप नहीं होते और ऐसे बच्चे स्टूपिड या बेवकूफ मुख्य रूप से होते हैं, पहली चीज। तीसरी डिसीज आती है सिंपल गॉइटर। घेंगा के नाम से जाना जाता है। घेंगा यानी कि सीधे कह दिया जाए लेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से ये बीमारी होती है। आयोडीन की कमी जब रहेगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कई प्रकार की बीमारी होती है। तो ये ग्रंथि क्या करती है? भैया मेरी वजह से कोई बीमारी नहीं हो तो ये बड़ी होकर यानी फूलकर मुख्य रूप से, ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है, फूलकर मुख्य रूप से अधिक आयोडीन को मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने की कोशिश करती है। वो ये सोचती है कि मैं छोटी थी इस वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पा रही, मैं बड़ी हो जाती फूल जाती, तो यहाँ गर्दन पर ये फूल जाती, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं, घेंगा कहा जाता है। कॉलर समान ऐसे फूल जाती है कि नहीं, तो वह कॉलर समान मुख्य रूप से संरचना बना देती है, फूल जाती है। तो उसी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है?
सिंपल गोइटर के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान में रख लेना, यानी थायरोसिन ग्लैंड स्वेल हो जाती, फूल जाती है। नंबर 4, हाशिमोटोज डिसीज। ये क्या है? हंस रही है ये डिसीज, तो हंस रही है, वास्तव में हंसी लायक बात ही है, तो हंसेगी तो है ही। हाशिमोटो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बीमारी को देखा था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा कि हमारे शरीर में जब थायराइड ग्लैंड सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो आयोडीन की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, तो जिसके लिए आप डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर क्या देगा? मेडिसिन देगा। क्या देगा? डॉक्टर मेडिसिन देगा। वही मेडिसिन कभी कभार फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन के रूप में कार्य करने लगे। वही मेडिसिन फॉरेन पार्टिकल यानी विदेशी पदार्थ या एंटीजन के रूप में मुख्य रूप से कार्य करने लगे, जिसके कारण क्या होता है कि वह बाहरी पदार्थ स्वयं की ग्रंथि को यानी कि थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देती है, थायराइड ग्लैंड्स को नष्ट कर देती है। तो उस बीमारी को हाशिमोटो ने देखा था, इस वजह से उन्होंने अपने नाम पर दे दिया हाशिमोटो डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। ऑटो यानी जो स्वयं की ग्रंथि को पदार्थ दिए गए थे सही करने के लिए कि थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन सही हो जाए, लेकिन उसने थायराइड ग्लैंड को ही मुख्य रूप से नष्ट कभी कभार कर दे, तो इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। हाशिमोटो ने देखा था, इस वजह से हाशिमोटो डिसीज कहा जाता है। तो इतना आप समझ लीजिए कि हाइपोसीक्रेशन से ये बीमारियां होती हैं, हाइपोसीक्रेशन से ये बीमारी होती है। इसका एक ले लीजिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए जल्दी ले लिया, मिटाल दूं? चलिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब आता है हाइपोसीक्रेशन। हाइपोसीक्रेशन, भाई कम सीक्रेशन, आयोडीन नहीं मिली, तो ये तो पता चला कि थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावण हुआ, लेकिन अधिक सीक्रेशन का क्या कारण है? देखिए, अपने को ग्लैंड हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है, तो ये सभी को नियंत्रित कर रहा है। हाइपोथैलेमस से टीआरएच निकला, टीआरएच ने, अभी मैंने बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया। इसने क्या निकाला? टीएसएच। क्या निकाला बच्चों? टीएसएच निकाला। टीएसएच कहां पहुंचा? इन क्यूबॉइडल शेप के पास पहुंचा, यानी थायराइड फॉलिकल के पास पहुंचा। तो इसने क्या निकाला? T3 और T4 हार्मोन निकाले। क्या निकाले? T3 T4 हार्मोन निकाले। अब क्या होता है कि कभी कभी मुख्य रूप से कंडीशन क्या हो जाती है कि इस टीएस जैसी कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। क्या? टीएसएच जैसे ही कुछ बन जाते, एंटीबॉडीज बन जाते हैं बॉडी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो टीएसएच है वह इस रिसेप्टर से यहां जुड़ती है, इस प्रकार से ये यूं जुड़ के T3 T4 को मुख्य रूप से क्या करते हैं, इन मतलब थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल वाले भाग से जुड़कर मुख्य रूप से T3 T4 बनाने के इनिशिएट करते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि ये यहां जाएगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, कहेगा बंद कर दो, मुझे अब आवश्यकता नहीं है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बंद कर देगी टीएसएच को। जब टीएसएच बंद होगा तो इससे नहीं जुड़ेगा, और इससे नहीं जुड़ेगा तो ये T3 T4 स्रावित नहीं होगा। लेकिन ये जो बहरूपिया जो है, ये बहरूपिया एंटीबॉडीज, ये ऐसे ही बहरूपिया होते हैं कि टीएसएच जैसी होती है। ये यहां भी पहुंचकर मुख्य रूप से इसके स्राव को बंद कराने का कार्य करते हैं। टीआरएच को बंद कर दिया तो टीएसएच नहीं निकलेगा, टीएसएच नहीं निकलेगा तो यहां। अब लेकिन ये जो बहरूपिया जो बने थे एंटीबॉडीज, कभी कभार बनते हैं, ये विषय ध्यान रखना, हमेशा नहीं बनते, कभी कभार बनते हैं। तो ये यहां आकर मुख्य रूप से इससे जुड़ जाते हैं। अब मैं यहाँ ब्लू कलर के हैं तो इससे जोड़ रहा हूं, इस वजह से ये लीजिए, ये रिसेप्टर के रूप में यहां जुड़ गए। अब ये मुख्य रूप से वही T3 T4 सीक्रेशन कर रहे हैं, और ये आवश्यकता कम होने पर ये जाकर यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से कहते हैं कि भैया अब मुझे आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने टीएसएच को रोक लीजिए। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहती है भैया मैं तो टीएसएच को कब से रोके बैठी हूं, मैं नहीं इनिशिएट कर रही आपको हार्मोन साबित करने के लिए, कोई दूसरा मेरे रूप का ही, मेरी शक्ल का ही है जो मुख्य रूप से हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित आपको कर रहा है। तो इस वजह से हाइपर सीक्रेशन होता है, इस वजह से हाइपर सीक्रेशन होता है, ये ध्यान में रख लेना। हाइपर सीक्रेशन की कहानी समझ में आ गई कि ये इससे जुड़ गए रिसेप्टर के रूप में, और यह मुख्य रूप से लगातार
इन फीडबैक को माना नहीं जा रहा है। क्यों मानते तो तब जब ये सीक्रेट होते, वो तो कोई दूसरा ही पदार्थ है जो हाइपर सीक्रेशन कर रहा है। तो इनके फलस्वरूप रूप से कौन कौन सी डिसीज होती है वो देख लीजिए। देखिए, नंबर 1 जो डिसीज होती है उसको प्लूमर डिसीज कहा जाता है। प्लूमर डिसीज का मतलब थायराइड ग्लैंड में नोड या गांठ बन जाती, इसी को प्लूमर डिसीज कहते हैं। ठीक है, कौन सी डिसीज? प्लूमर। दूसरी डिसीज ग्रेव्स। कौन सी डिसीज कहा जाता है? ग्रेव्स। इसमें थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। ये तीसरी जो ग्लैंड में सबसे लास्ट में लिखने जा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। ये डिसीज, ये तीसरी डिसीज जो है प्लूमर डिसीज, ग्रेव्स डिसीज में कुछ नहीं है, थायराइड ग्लैंड में गांठ वगैरह बन जाती है। ये जो डिसीज है वह लिख लीजिए, एक्सोप्थेल्मिक एब्जॉप्थेल्मिस में व्यक्ति की आंखें उभरी उभरी नजर आती हैं। देखिए होंगे कुछ व्यक्ति की आंखें, ऐसा लगता है बाहर ये आई बॉल निकल रहे हैं। ऐसा मुख्य रूप से क्यों होता है? इस रोग में आई बॉल के पीछे, आई बॉल के पीछे फैट का डिपोजिशन हो जाता है, यानी जमाव। आई बॉल जो आंखें हैं, आंखों के पीछे फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आंखें बाहर निकलती हुई नजर आती, जिससे आई बॉल लिखा जाए, बॉल तो लिखा ही नहीं यहां, बाहर निकलता दिखाई देता है। अर्थात आई बॉल उभरी दिखाई देती है। ये लो भैया, ये बीमारी है, ये आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी बीमारियां हैं भाई, अधिक सीक्रेशन से ये कंडीशन मुख्य रूप से होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। अब इसके बाद जो ग्लैंड्स हैं, मतलब इतना आपको इसमें पढ़ना था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक किया करें। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।